साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर बात करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर मैं पहले से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज बात करेंगे अंबेडकर के जीवन की एक घटना से। महाराष्ट्र के सातारा जिले की ये घटना है। डॉक्टर अंबेडकर वहां पढ़ते थे बहुत छोटी उम्र में। तो क्लास में जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उन्होंने एक सवाल को हल करने के लिए अंबेडकर से ब्लैक बोर्ड पर आने के लिए कहा। जैसे ही अंबेडकर अपनी सीट से उठने लगे तो कक्षा में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। सारे विद्यार्थी उठकर ब्लैक बोर्ड की तरफ भागने लगे। क्यों भागने लगे वो? क्योंकि उस कक्षा में विद्यार्थी अपने टिफिन बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रखते थे। जब सवर्ण बच्चों को यह लगा कि अंबेडकर ब्लैक बोर्ड को छू सकते हैं, तो सवर्ण बच्चों के मन में जो छुआछूत की भावना थी, वह एकदम से प्रबल हो उठी और वे ब्लैक बोर्ड की तरफ दौड़े और जल्दी से अपने टिफिन बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे से हटाने लगे। ये घटना संजय कीर ने अपनी किताब में दर्ज की है, जो किताब उन्होंने अंबेडकर की जीवनी बताते हुए लिखी है। संजय कीर लिखते हैं कि वो जो आवाजें थी टिफिन के निकालने की, उनमें जो कर्कश ध्वनि थी, वो केवल कक्षाओं में नहीं सुनाई देती। अंबेडकर ने इसका जिक्र कहीं किया और बताया कि ये जो ध्वनियाँ है, ये जो आवाज़ है, जो कर्कश ध्वनि है, जो क्रैकलिंग साउंड है, वो केवल कक्षा में नहीं सुनाई देती। इन विद्यार्थियों ने ही उनको ये कर्कश ध्वनि नहीं सुनाई, बल्कि अनटचेबल्स के खिलाफ इनके माता-पिता सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में, दुकानों में, मंदिरों के बाहर तमाम जगह पर इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। और एक जो तथाकथित अछूत बच्चे हैं, लोग हैं, उनको ये कर्कश ध्वनियाँ भारतीय समाज में सुनने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को दूषित होने से बचाने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ भागे, उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया कि किसी एक व्यक्ति के ब्लैक बोर्ड छू देने मात्र से उसके पीछे रखे हुए उनके जो टिफिन है, जो कि बंद है, वो दूषित हो सकते हैं। ये ज्ञान उनके पास कहाँ से पहुंचा? ये जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भी तंत्र है, वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा होगा। तभी तो वो इतना प्रिविलेंट था, इतना प्रचुर मात्रा में था कि मास्टर के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को ब्लैक बोर्ड की तरफ बुलाने मात्र से सारे बच्चे, जो नॉन दलित बच्चे थे, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ भागे। उन्हें ब्लैक बोर्ड की तरफ भाग जाना चाहिए, ये ज्ञान आखिर उनके पास कहाँ से आया? कहीं न कहीं तो उस ज्ञान की फैक्ट्री है, कहीं न कहीं तो उस ज्ञान का विकास हो रहा है, कहीं न कहीं तो उस ज्ञान का प्रोडक्शन हो रहा है, नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से इन बच्चों के पास, इन मासूम बच्चों के पास जो है, वो खास तरह का ज्ञान आ रहा है कि इनके पास एक झूठी धारणा है कि किसी के ब्लैक बोर्ड छूने से उसके पीछे रखे हुए टिफिन बॉक्सेस जो हैं, वो दूषित हो जाएँगे, पॉल्यूटेड हो जाएँगे। जो कलेक्टिव डिह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस से अंबेडकर को गुजरना पड़ा, उस तरह की जो कलेक्टिविटी है और कलेक्टिव डिह्यूमनाइजेशन का जो प्रोसेस है, उससे इस समय भी देश के लाखों-लाखों लोगों को गुजरना पड़ रहा है। अगर कोई ये सोचते हैं कि यह पुराने ज़माने की बात है, गए ज़माने की बात हो गई, ये बात तो 100 सवा 100 साल पहले की होगी, 110 120 साल पहले की होगी, ऐसा नहीं है। ये ध्वनियाँ, ये कर्कश ध्वनियाँ, ये जो क्रैकलिंग साउंड्स हैं, ये आज भी हम को जगह-जगह पर जो है सुनाई दे जाती है। और जो लोग ये मानते हैं कि ये कर्कश ध्वनियाँ अब पुराने ज़माने की बात है, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब जाति और वर्ण के आधार पर जो भेदभाव है, वो खत्म हो चुका है। ऐसे लोग या तो पागल हैं, या नासमझ हैं, या बेहद शातिर हैं। इन 3 के अलावा ये लोग कुछ और हो नहीं सकते। अभी हाल में ही हमारे आसपास में जो है 22 फरवरी को जो एक बड़ी घटना होने जा रही है अयोध्या में, उसको लेकर के जो अलग-अलग पीठों के शंकराचार्य हैं, उनके इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं।
तो मैं जब उन इंटरव्यूज को सुन रहा था, तो उन इंटरव्यूज में से बहुत सारी बातों में से जो दो शंकराचार्य हैं बार बार जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है उसे नेचुरल बनाकर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे कि ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक इस सेंस में है कि ये एक नियम से चलने वाला है, प्राकृतिक नियम से चलने वाला है कि जिसके पूर्व जन्मों में जैसे कर्म होंगे, उन कर्मों के अनुसार इस जन्म में उन्हें अलग अलग वर्णों में जन्म मिला है। 3 जनवरी को CNN न्यूज चैनल ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जाति व्यवस्था को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल बताया जा रहा है। क्या वे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था और उस जन्म में उसने ऐसे क्या काम किए कि इस जन्म में उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है? ये एक सवाल है कि कोई भी ये बता सकते हैं क्या कि कोई व्यक्ति जो इस जन्म में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ या पैदा हुई, वह पिछले जन्म में क्या थी और क्या था, और उसने ऐसे कौन से कर्म किए कि इस जन्म में वे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए? उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के रूपों को क्या शंकराचार्य जैसे लोग सिद्ध कर सकेंगे? CNN के पत्रकार ने उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे। पत्रकार शंकराचार्य के उत्तरों के प्रति प्रश्न नहीं कर रहा था। इस पत्रकार ने कबीर, फूले, पेरियार, अंबेडकर जैसे विद्वानों को पढ़ा होता तो शायद वह पूछ सकता था कि शंकराचार्य जी सिद्ध करके दिखाएं कि वे पिछले जन्म में क्या थे जिसकी वजह से कोई खास वर्ण में पैदा हुआ या खास वर्ण में पैदा हुई। मान लीजिए कि कोई इस जन्म में ब्राह्मण है और इस जन्म में उसने बहुत ही बुरे काम किए, चोरी की, डकैती की, बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया, और अगले जन्म में वह छिपकली बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि उस छिपकली को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि वह आने वाले जन्म में ब्राह्मण बन जाए? क्या छिपकली, मेंढक, काकरोच आदि जीवों को सदमार्ग पर चलाने के लिए प्रवचन केंद्र खोले जाएंगे? ऐसे प्रवचन केंद्र जिनमें 1000-2000 काकरोच ध्यान मग्न होकर किसी संत काकरोच का प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अगर नहीं, तो वो काकरोच तथाकथित धर्म के मार्ग पर चलकर ब्राह्मण परिवार में कैसे और कब जन्म लेगा? ये एक सवाल है। लेकिन ये सवाल तब होगा जब वो जो ज्ञान परंपरा है जिसने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि वो जाएं और अपने टिफिन बॉक्सेस को तथाकथित पॉल्यूशन से बचा लें। जब हम उस ज्ञान परंपरा के खिलाफ तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सामने भारत में ही एक अलग तरह की ज्ञान परंपरा विकसित होती हुई दिखाई देती है, जो कबीर की परंपरा है, जो फूले की परंपरा है, जो पेरियार की परंपरा है, जो अंबेडकर की परंपरा है, और ऐसे बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उनकी परंपरा है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले और उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या करने वाले अपराधियों में कुछ अपराधी ब्राह्मण भी हैं। ये अपराधी अगले जन्म में क्या बनेंगे? है कोई जो इस बात को बता सके? बिल्किस के बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनेक जानकारों का मानना है कि बिल्किस के बलात्कारियों का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, लेकिन उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया गया, जबकि निर्भया केस के अपराधियों को मृत्यु दंड दिया गया था। फिर बिल्किस केस के अपराधियों को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया? किसी गर्भवती स्त्री से बलात्कार करना, उसकी 3 साल की बच्ची को जान से मार देना, उसके परिवार और अन्य लोगों को मिलाकर 14 लोगों की हत्या कर देना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं पाया गया। यह एक अलग सवाल है। सवाल यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई बताए कि इन 11 अपराधियों का अगला जन्म किस चीज का होने वाला है, या ये किस जीव के रूप में जन्म लेंगे? ये कीचड़ बनेंगे, कुत्ता सियार बनेंगे, या किसी धार्मिक संस्था के प्रमुख बनकर पैदा होंगे? मान लीजिए कि ये अपराधी अगले जन्म में कीचड़ बन जाते हैं, तो कोई बताए कि इन्हें कीच से इंसान बनने और फिर इंसानों में भी ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा? कि कौन सी साधना करेंगे?
कब तक करेंगे कि ये कीचड़ से इंसान बने और इंसानों में भी ब्राह्मण योनि में पैदा हो जाए? और उस कीचड़ को दीक्षा कौन देगा? उसका धर्म कौन बताएगा? और ये कैसे तय होगा कि वो कीचड़ साधनामय है, साधना में रत है? आप सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।